हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज का अपना जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। इसके क्या क्या कंसेप्ट है और इसको कैसे मेजरमेंट इसका किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि नेशनल इनकम ही क्या है। नेशन यानी कि आप बोल सकते हो कि मैक्रो लेवल पर या एग्रीगेट इनकम की अगर मैं बात करेंगे यहाँ पर, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि वो एग्रीगेट इनकम जो एक नॉर्मल रेजिडेंट, जो इंडिया का एक रेजिडेंट पर्सन है, यहाँ का निवासी है, उसके द्वारा अर्न की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। किसके कारण अर्न की जाती है? सर उसने कोई न कोई कहीं पर प्रोडक्टिव सर्विस दी है, अपना काम किया है, तब उसको जो पैसे मिलते हैं उस एग्रीगेट इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो का मतलब होता है भाई, जैसे कि मैंने खर्चा कर दिया तो आपकी इनकम होगी और आपने खर्चा कर दिया तो मेरी इनकम, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल माने गए यहाँ पर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड है और जो टाइम पीरियड होता है वो उसको 1 ईयर का हम कंसीडर करते हैं। फिर इसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं कि अलग अलग के अकॉर्डिंग, तो एक डेफिनेशन हम यहाँ कर लेते हैं, बाकी आप रीड आउट कर लेना कि नेशनल इनकम द सम ऑफ, किसका सम है जी? वेजेज का, रेंट का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का। आपने एक जो चीज़ है वो नोटिस की हो तो ये फैक्टर है सारे के सारे, चारों फैक्टर को जो इनकम है ना, फैक्टर इनकम इसको बोलेंगे। फैक्टर कौन कौन से? जैसे लेबर को वेजेज मिलती है, ठीक है, लैंड के बदले में रेंट मिलता है, और इंटरेस्ट के बदले में कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और हम बात कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या है? फैक्टर की इनकम है ना। तो नेशनल इनकम में फैक्टर की इनकम को टोटल के इंक्लूड किया जाता है, यानी कि फैक्टर की इनकम का जो टोटल होता है उसको नेशनल इनकम हम बोल सकते हैं। तो या इसको बोल सकते हैं सम ऑफ अर्निंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बात एक ही है, यानी कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं, आप ये मान ले सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट रेफर टू द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गिवन, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो फैक्टर, यानी कि एक साल के अंदर फैक्टर्स ने जो अपना सर्विस देकर, प्रोडक्टिव सर्विस देकर जो अर्निंग की है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखते हैं हम तो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट का सिमिलर यूज किया जा सकता है, यानी कि सिमिलर यूज हम करते हैं। लेकिन आप ये मान लो कि जो इनकम है वो आपका मनी कंसेप्ट है और जो प्रोडक्ट है वो आपका गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है। फ़र्क इनमें ये है, लेकिन आपको यहाँ पर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई हमें ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं करना। द कंसेप्ट बिटवीन द टू डिफरेंस एक्सप्रेस क्या दे रखा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंडर्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द इंडियन, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जैसे कि अगर आप गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन कर रहे हो तो नेशनल प्रोडक्ट हो गया, और उसके बदले जो फैक्टरी इनकम आ रही है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। मतलब सिर्फ देखने का नज़रिया है और कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट वन अपने पास क्या दे रखा है? कंसेप्ट रिलेटिंग टू नेशनल इनकम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है जो नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। क्या पढ़ते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक कंट्री की जो बाउंड्री होती है। यहाँ पर बाउंड्री है, आप ये मान लो कि जो इंडिया का मैप है, अब थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखा देता हूँ आपको मैं। वैसे अच्छी है ड्राइंग तो मेरी, फिर भी आप समझ जाओगे, है ना, देख के ही ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया है या जो सी शोर है, समुद्र का जो किनारा है, ठीक है, वो 22 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 22 नॉटिकल माइल्स के तक का जो एरिया है वो इंडिया का एरिया कहलाता है। वो भी हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री इसके अंदर इंक्लूड किया, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ही बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सर जो पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूड है, जो समुद्र का एरिया 22 नॉटिकल माइल्स तक का, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। या शिप या एरोप्लेन जो है वो इंडियन रेजिडेंट की है तो वो भी क्या कहलाएगा आपका? वो अगर अर्निंग करते हैं तो वो भी आपका क्या कहलाता है? डोमेस्टिक इनकम का कहलाती है आपकी, वो भी क्या कहलाती है? डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, ठीक है। अगर मान लें कि जो शिप का ओनर है वो कोई विदेशी है तो उसको नहीं करेंगे, लेकिन अगर शिप का ओनर अपना इंडिया का है तो उसको हम बोलते हैं नेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। फिशिंग बोट, अगर फिशरमैन है, कंट्री है वो इंडिया से रिलेटेड है तो वो आपका इंडिया के अंदर आ जाएगा, अगर बाहर का है तो वो बाहर से आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी फिशिंग बोट लगी हुई है जो इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो तेल निकालते हैं समुद्र से, उसके रिगार्डिंग एम्बेसी वगैरह हैं, वो मिलिट्री बेस है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड था सर? पॉलिटिकल बाउंड्री, जो समुद्र का किनारा लगता अपना वो भी है, अपने जहाज या एरोप्लेन जो अपने जो रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट वो चलाते हैं तो वो भी हैं, कोई फिशरमैन है,
ठीक है, वो भी जो समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं वो भी हमारा आ जाएगा, एम्बेसी वगैरह भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर एक कंसेप्ट आता है जी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का रेजिडेंट कौन कौन है। तो कुछ पॉइंट है वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशन भी। इंस्टीट्यूशन का मतलब जो कंपनी होगी, फर्म होगी, वो भी सारे क्या कहलाते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, कोई भी जो अनदर कंट्री से बिलोंग ना करता हो, सिर्फ एक ही कंट्री से बिलोंग करता हो, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, इफ़ इंडियन हैज़ रेजिडिंग इन अमेरिका फॉर मोर देन 1 ईयर डूइंग सम जॉब देयर विदाउट गिविंग द इंडियन सिटीजनशिप, इट डीम टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। कहने का मतलब यह है कि जो 1 साल तक, नॉर्मली अगर इनकम टैक्स की बात करता हूं तो वहां पर हम 182 दिन लेते हैं कि 182 दिन प्रीवियस ईयर में अगर रहा है तो उसको रेजिडेंट बोलते हैं, वरना उसको क्या बोल देते हैं, नॉन रेजिडेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वहाँ पर अगर उसका कोई ऑफिस इंडिया के अंदर है, वहाँ जो काम कर रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, डीम टू बी नॉर्मल रेजिडेंट हम बोलते हैं। ठीक है, लोकल सिटीजनशिप आप बोल सकते हो कि जैसे हमारी एम्बेसी वगैरह में, जैसे हर किसी की जो एम्बेसी होती है, जैसे कि इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर, अमेरिका की इंडिया के अंदर दिल्ली में मिल जाएगी, तो उस एम्बेसी के अंदर जो लोग रहते हैं, अपने जो लोग हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंडियन रेजिडेंट ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, इंडियन। जैसे कि अमेरिका के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो वहाँ पर जो इंडिया के जो लोग काम करने गए हुए, हालांकि वो है अमेरिका के अंदर, लेकिन फिर वो क्या कहलाएंगे, इंडियन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है कि जिसमें इंडियन रेजिडेंट को काउंट नहीं किया जा सकता, वो भी दे रखी है यहाँ पर, नॉट ट्रीटेड इंडियन रेजिडेंट। जैसे फॉरनर हो गया, लिविंग इन द कंट्री फॉर द पीरियड लेस देन, अगर 1 साल से कम रहता है तो यहाँ पर 1 ईयर का लेते हैं, 182 डे का इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर कोई विदेशी आया और 1 साल से कम इंडिया में रहेगा तो भी वो फॉरनर कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई शिप का जो ओनर है वो विदेशी है तो विदेशी कहलाता है। कोई डिप्लोमेट्स है, एम्प्लॉयज़ है, मेंबर है, डिफेंस सर्विस के रिगार्डिंग, अगर कोई मान ली एक देश से, जैसे मिलिट्री आ गई यहाँ पर, मान लीजिए युद्ध अभ्यास करने के लिए रूस के नागरिक यहाँ पर आ गए, रूस की मिलिट्री यहाँ पर आ गई, तो वो भी क्या नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। हो सकता है वो 1 साल से ज़्यादा रुक गए हो तब भी। ठीक है, तो इसी तरह फॉरनर नेशंस वर्किंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए बाहर लोकेटेड है कोई, वहाँ पर काम करे तो वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया कि डेली वेज बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है, कोई ऐसा काम, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो कुछ के खेती यहाँ पर है, कुछ इंडियन के पाकिस्तान में, पाकिस्तान, तो उस टाइप के भी, तो उसको डीम टू बी नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। ठीक है, चाहे वो कहाँ पर भी काम करे, ये कंसिडर नहीं करते। फिर आता है डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसने बोला भी जो फिक्स कैपिटल है उसकी जो वैल्यू है टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है, तो जो फिक्स कैपिटल होती है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और जिससे क्या, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सर जो मशीनरी आप लेके आए थे टाइम के साथ साथ उसके अंदर वियर एंड टियर, इनकी टूट फूट होती रहती है, एब्सोलेंस का खतरा रहता है, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो उससे काट लिया जाता है। हम ये मानते हैं कि इसकी वैल्यू अब कम हो गई। तो इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर यानी कि टूट फूट हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। हो सकता है जो आप मशीनरी लेके आए हो अब उसका यूज़ ही नहीं हो रहा हो, एब्सोल्यूशन का मतलब था अप्रचलन, कि अब उसका यूज़ ही नहीं चला, वो मार्केट में फैशन ही नहीं है उसको यूज़ करने का, या नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट या डैमेज होने का खतरा जो होता है, इन सब को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका डेप्रिसिएशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी हम बोल सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड करते थे डेप्रिसिएशन के अंदर, बोलिए शाबाश। देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, नॉर्मल वियर टियर, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस में कि प्रचलन मतलब कि अब यूज़ नहीं हो रहा है वो, और एक्सीडेंटल डैमेज, ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन का ये दूसरा नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ ग्रोस प्रोडक्ट वर्सेज नेट प्रोडक्ट, ग्रोस प्रोडक्ट वर्सेज नेट प्रोडक्ट। तो जो ग्रोस प्रोडक्ट होता है, ग्रोस जो प्रोडक्ट है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस एंड नेट नेशनल या डोमेस्टिक। देखो, ग्रोस नेशनल या ग्रोस डोमेस्टिक, या फिर नेशनल या फिर डोमेस्टिक, नेट नेशनल या डोमेस्टिक हम बोल सकते हैं। प्रोडक्ट और इनकम इज डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रोस और नेट के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि जो ग्रोस से अगर आप नेट पे जाओगे ना, तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो नेट पे आ जाओगे। कहाँ पर आ जाओगे, नेट पे आ जाओगे। बस ये इसने बात यहाँ पर कहना चाह रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक होता है आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। एक क्या होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये भी आपको याद रखनी जरूरी है। क्या याद रखनी जरूरी है कि देखो जी, फैक्टर कॉस्ट यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी कॉस्ट आई 100 रुपये। मान लिया गवर्नमेंट ने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, गवर्नमेंट ने लगा दी थी टैक्स,
इनडायरेक्ट टैक्स जिसको मैं बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट ने 10 रुपया लगा दिया टैक्स, कितना बन गया सर 110 रुपये की वैल्यू होगी। फिर आपने बोला सर मार्केट में बिके ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोला चलो हम सब्सिडी दे देते हैं तेरे को 5 रुपये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105 रुपये। ये क्या हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया, ये क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया सर, लेस ऐड तो कर दिया सर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और लेस कर दी सब्सिडी। ये तो क्या हो गया, आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या सब्सिडी तो ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे, बस सिंपल सा बात है। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, सब्सिडी का मतलब जो छूट दी जाती है सरकार के द्वारा वो, और वही इसमें बोला गया है। ये सारा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगर नेट निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इन दोनों को इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी को एक वर्ड यूज किया जा सकता है, क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉमन वर्ड है, आप ये यूज करना चाहते हो ये यूज कर लो, वरना इन दोनों को इंडिविजुअल कर सकते हो। ठीक है, देखो मार्केट प्राइस कैसे निकाला था, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे और सब्सिडी को लेस कर देंगे, जो मैंने बताया था वही। कहाँ पर, मार्केट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए ये, ठीक है। फिर आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसके अंदर ये आता है भाई विदेश, देखो इंडियन लोग जो, मान लें कि ये है अमेरिका, क्या है सपोज करो ये क्या है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के अंदर यहाँ पर एम्बेसी बना दी इंडिया की, किसकी बना दी, भारत की। अब यहाँ पर भारत के लोग आए हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पर जो अर्निंग करेंगे वो वापस इंडिया लेके आएंगे, नो डाउट। इसी तरह जो अपने पास ये भारत देश है अपना, इसके अंदर भी अमेरिका की एम्बेसी होगी, यहाँ पर जो काम करे वो अमेरिका लेके जाएंगे। तो ये देखना कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है, भारतीयों को तो हम बोल देते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। तो जो भारतीय हैं विदेश में जाकर क्या कमा के लाए और विदेशी भारत से क्या कमा के लेके गए, तो उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, मतलब प्लस में तो कब होगा, जब हम ज़्यादा कमा के लेके आएंगे विदेशों में जाके, विदेश वाले कम कमा के लेके आएंगे। नेक्स्ट वन फिर अपने पास आता है नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल और डोमेस्टिक। अब देखो डोमेस्टिक है कोई चीज़, अब इसमें हम ये जोड़ देंगे कि सर विदेशी लोग कितने कमा के आए, हम कितने कमा के आए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर ये मैं जोड़ देता हूँ डोमेस्टिक के अंदर, तो मेरे पास क्या बन जाता है सर, नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, बस सिंपल बात है। क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। अगर नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है तो क्या करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे जाना वापस, तो ये जोड़ा था सर, ये माइनस कर दो, बस सिंपल सी बात है। हो जाए नहीं हो जाएगा, तो ये ऐसे किया जा सकता है। नेक्स्ट वन दे रखा है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड दे दिया, ग्रेजुटी दे दिया, इंश्योरेंस करवा दिया एम्प्लॉयज़ का, बीमारी का लिए दे दिया, तो ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि रिटायरमेंट के, आफ्टर रिटायरमेंट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इनकम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए दीज कंट्रीब्यूशन आर द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द वर्क बट दीज आर नॉट अवेलेबल टू द हाउस होल्ड सेक्टर इमीडिएट। एक साथ थोड़ी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। जितने भी बेनिफिट है ना एक एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, इसलिए इसको क्या किया जाता है, पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बट नॉट ऑफ द प्राइवेट। ये प्राइवेट इनकम नहीं है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या है, एक पार्ट ऑफ टोटल इनकम है, ना कि प्राइवेट इनकम। जबकि अगर नेशनल डेब्ट के बारे में बात करते हैं, ये एक प्राइवेट इनकम है, क्या है, ये एक प्राइवेट इनकम है। और सोशल सिक्योरिटी क्या थी, नेशनल इनकम थी। नेशनल इनकम भी थी, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम इसको यूज करेंगे और इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट किसके रिगार्डिंग बात किया गया है, जैसे गवर्नमेंट राइज लोन फ्रॉम द पीपल टू मीट द वॉर एंड। अब गवर्नमेंट लोगों से लोन लेती है तो बदले में क्या करेगी, बदले में सारे लोगों को ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज देना पड़ेगा, तो उस ब्याज की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बात किया गया है। देखो ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर, इसी तरह गवर्नमेंट क्या क्या करना पड़ता है कि जो ट्रांसफर, एक तरफा भुगतान भी गवर्नमेंट देती है ना, जैसे कि पेंशन वगैरह देना। ऑन दी कंट्री लोन राइज फॉर द डेवलपमेंट वर्क रिजल्ट इन द मोर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कि भी अगर डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए है तो इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लो, अगर डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है तो इंटरेस्ट को इंक्लूड मत करो नेशनल इनकम में। लेकिन ओवरऑल क्या वर्क है, कैलकुलेशन के लिए
हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए तो जो नेशनल डेब्ट है ना उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, वो एक प्राइवेट इनकम मानी जाती है। फिर लास्ट वन जो अपना आता है कंसेप्ट इसका, वो आता है जी फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। लास्ट वन क्या आता है? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम का दूसरा नाम भी है जी, क्या बोलते हैं इसको? जनरेटेड इनकम भी बोलते हैं। फैक्टर इनकम क्या बोलते हैं? जनरेटेड इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम बात आती है। ट्रांसफ़र इनकम की अगर मैं बात करता हूँ, दीज आर द यूनिलेटरल, यानी कि एक तरफा भुगतान हो सकता है, यूनिलेटरल पेमेंट होती है ये, ठीक है। नोट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, नोट इंक्लूड इन दी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इसको हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। बस ये आपको याद रखनी है। फैक्टर तो वही थे 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बस वही आ जाएगी फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र पे यूनिलेटरल ट्रांस, जैसे ओल्ड एज पेंशन होगी, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, वजीफ़ा वगैरह देना, तो पहले बोलते थे ना स्कॉलरशिप को वजीफ़ा हिंदी में, तो वो सारे को इसको इंक्लूड करेंगे फैक्टर इनकम को। ट्रांसफ़र इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। अब इसी को थोड़ा क्रक्स में दिया गया, क्या दिया गया है? इसी को थोड़ा क्रक्स के अंदर समझाया गया, क्रक्स की फॉर्म में, कि किसको क्या कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि जो फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर्मूले वो दिया गया, फॉर्मूलाज दिया गया यहाँ पर। क्या है देखो, याद रखना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी, एक एक वर्ड उठा लिया हमने। एट मार्केट प्राइस है तो नीचे लिख देंगे मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है भाई? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अकाउंटिंग, यानी कि एक साल के अंदर किसी देश की सीमा के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू बोल देते हैं। अब जीडीपी आ गया हमारा एमपी पे। अब हमें निकालना है जीडी। देखो थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखाऊंगा ना आपको, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। क्या कुछ है, एक होता है जी हमारे पास, देखो नेशनल इनकम निकाल ली है, तो नेशनल इनकम NNPFC को नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NNPFC को क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम क्या है? नेशनल इनकम। और यही अपने टॉपिक का नाम। सिंपल बात है ये तो, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे सर? GDP दे रखा हुआ, ये हो गया। हमें देखो क्या है, सबसे पहले इस जी को क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस सारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा सर एन में। ग्रोस, यानी कि ये क्या है? ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना, सर क्या अभी करके आए थे सर पीछे? डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा, सिंपल है। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे उससे ले लेता हूँ कलर से। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें करना है सर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो अभी पढ़ के आए थे कि डोमेस्टिक के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दो जी, हो जाएगा। सिंपल बात यही थी। हाँ जी सर, यही किया था। अब बात करते हैं क्या, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। अब एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना तो क्या है, आपको याद है सर? एमपी में से क्या करना पड़ेगा? देखो नॉर्मल क्या था, आपको याद होना चाहिए, एफसी से इनडायरेक्ट टैक्स तो ऐड किया था और सब्सिडी लेस की थी, तब क्या आया था? एमपी आया था। तब क्या आया था? एमपी। अब उल्टा करना है, यानी कि एमपी में सब्सिडी तो ऐड कर दो सर, लेस इनडायरेक्ट टैक्स कर दो, तो हमारे पास एफसी आ जाएगा। तो एफसी तो निकालना है, तो क्या करेंगे? इसमें से लेस करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर, लेस क्या करेंगे सर? लेस करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड क्या करेंगे? सब्सिडीज। बस लो जी, बस ये दिया गया है। ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम निकालने का आपका पूरा फ्रेमवर्क हो गया। देखो जी ये, ठीक है। क्या क्या किया सर? ग्रोस को नेशनल में कन्वर्ट किया था, तो हमने डेप्रिसिएशन को, सॉरी ग्रोस को नेट में कन्वर्ट किया था, यानी कि ये किसके रिगार्डिंग है? ये नेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेट। इसको क्या बोलेंगे? ग्रोस। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट किया, इसके लिए डेप्रिसिएशन लेस कर दिया आपने, तो नेट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या था सर? डोमेस्टिक। इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक किस में कन्वर्ट किया था? नेशनल में। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जो सर जो विदेशों से हमने कमाया वो जोड़ देंगे इसमें, और फैक्टर को ये। तो ये कंप्लीट था आपका करक, सारा का सारा इसके अंदर आ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अब यही टेबल है, इस टेबल को बस पर रीड आउट कर लेना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कहाँ तक कर लिया? हमने ये कर लिया पॉइंट नंबर 8 तक। जो मैंने वो टेबल डायग्राम बनाया था वो पॉइंट नंबर 8 तक क्लियर कर, आपके 8 के 8 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे उससे।
अब आता है 9th पॉइंट, क्या आता है, नेट नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है भाई सारे खर्चे पे करने के बाद आप उसको खर्च कर सकते हो। अब नेशन क्या है कि भाई नेशन के सारे खर्चे पेमेंट करने के बाद आप नेशन उसको खर्च कर सकता है, सिंपल बात यही है। तो नेट डोमेस्टिक इनकम क्या निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, करंट ट्रांसफ़र फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये आ गया ना। अब इसको नेट को हमें ग्रोस में कन्वर्ट करना सिंपल, तो क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा, नेट में से कुछ ऐड करेंगे तभी ग्रोस बने। तो हम क्या करें, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐड कर दें, किसमें, NNDI में, ग्रोस करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐड कर दिया तो हमारे पास ग्रोस बन जाएगा, सिंपल। देखिए आगे नेक्स्ट 11th में क्या दिया गया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग इन दी प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं वो भी फैक्टर इनकम की, क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं और फैक्टर इनकम की। तो हमारे पास आपको याद हो तो हमने नेशनल डोमेस्टिक यानी कि NDPFC निकाला था, ठीक है, NDPFC। ये पॉइंट नंबर 5 में दिया गया, कैसे निकाला गया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब जो कि ये तो था नेशन का, किसका था, ये नेशन का। हमें अब किसका निकालना है सर, इसमें से सिर्फ प्राइवेट का निकालना है। किसका निकालना है, इसमें से हमें सिर्फ प्राइवेट का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से क्या चीज़ घटाएं कि नेशन वाले में से सिर्फ प्राइवेट के लिए बच जाए। सर एक ये काम करो, गवर्नमेंट का हटा दो बस। किसका हटा दो, गवर्नमेंट का हटा दो, बस हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी या इंटरप्रेन्योरियल इनकम ऑफ द डिपार्टमेंट एंटरप्राइज गवर्नमेंट लेस सेविंग ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, यानी गवर्नमेंट का और सेविंग हटा देंगे तो आपके पास क्या, प्राइवेट के लिए बच जाएगा। अब जो आपके पास ये आया है इसी के बेस पर आप प्राइवेट इनकम निकाल दोगे, यानी कि जो आया था ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, देखिए ये रहा, ये सारा सिस्टम जो है अभी ये तो करके यही तो लाइन है पूरी की पूरी। इसमें क्या कर देंगे फिर हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, अब क्या करना पड़ेगा, अब ये जो फैक्टर इनकम है ना इसके अंदर क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट जोड़ देंगे, तो हमारे पास प्राइवेट है। अब ये जो प्राइवेट इनकम जो दे रखी है पूरी की पूरी नेशन की दे रखी है, इसलिए इसके अंदर वापस जोड़ा गया है। फिर आता है पर्सनल इनकम की अगर बात करता हूँ, इसके बेस पे पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जा सकता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के एग्जाम्पल। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे, प्राइवेट इनकम में से डायरेक्ट पर्सनल टैक्स या मिसलेनियस फीस जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं वो घटा देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब इसके है ना कुछ मेथड्स भी दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, बस लास्ट बच गया अपना ये मेथड्स, क्या क्या दे रखे हैं भाई। नेशनल इनकम को 3 तरीके से निकाला जा सकता है। नंबर 1 आता है प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडिड मेथड। नंबर 1 क्या आता है, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडिड मेथड। नंबर 2 क्या आता है, इनकम मेथड, क्या आता है, इनकम मेथड। और नंबर 3 क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों के तीनों मेथड आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से मेथड है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया सबसे पहले दिया गया प्रोडक्ट मेथड। क्या दिया गया है, प्रोडक्ट मेथड दिया गया। प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट मेथड निकाला जाता है नंबर 1, इन तीनों को जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ देंगे, ग्रोस वैल्यू एडिड, ग्रोस वैल्यू एडिड को जोड़ देंगे। अब आप बोलो सर ग्रोस वैल्यू एडिड कौन से की, ग्रोस वैल्यू एडिड है सर प्राइमरी सेक्टर की। ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में और करना तो ऐसे लिख सकते हो, ग्रोस वैल्यू एडिड बाय ऑल दी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ठीक है, लिख दोगे। यानी कि ग्रोस एनुअल वैल्यू बाय ऑल दी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, यानी कि सारे के सारे प्रोड्यूसर की, सारे प्रोड्यूसर में क्या क्या आ गए सर, प्राइमरी लेवल का आ गया, सेकेंडरी लेवल का आ गया और टर्शियरी यानी कि सर्विस लेवल का भी आ गया। तो सारे के थ्रू यानी कि चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी हो, सर्विस, सबको इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा जी GDP-MP। क्या बन जाएगा, GDP-MP। यहाँ तक पहुँच गए ना, बस ये निकालना था, कर लोगे। इसी तरह अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो चाहे गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट लोगों का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट का, एक तो ये हो जाएगा। तो इन दो को तो ऐसे याद करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बच गया फिर, अब आ गया ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पता क्या होता है, इसके अंदर चाहे वो बिजनेस
कैपिटल लगाए, चाहे गवर्नमेंट कैपिटल लगाए, चाहे हाउस होल्ड कैपिटल लगाए, कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करें, वो सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। किस किस का? बिजनेस का, गवर्नमेंट का और साथ के साथ आपका हाउस होल्ड का। ठीक है, फिर या तो चेंज इन को हम ट्रायंगल से दिखा सकते हैं। चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री आ जाएगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आ जाएगा। तो इन सब को अगर आप ऐड कर देते हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं GDP-MP। तो सर ये तो वही हो गया ना, बस निकालने का तरीका ये भी GDP-MP है, ये भी GDP-MP है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बस ये एक्सपेंडिचर को लिया गया है और इसमें वैल्यू एडिड को लिया गया है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेजरी था और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और साथ के साथ जो फॉर्मेशन, जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, चाहे वो गवर्नमेंट ने की हो, चाहे हाउस होल्ड ने की हो, चाहे बिजनेसमैन ने की हो, वो आ जाएगा। और चेंज इन स्टॉक, भाई ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये 2 पॉइंट और लगने हैं। ठीक है, इनसे मिलकर अपना टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, तो इससे भी GDP-MP निकल गई। बाकी तो आगे निकाल लेंगे। अभी तो आपने ये तो मैंने करवा ही दिया ना, GDP-MP से NNP, यानी कि GDP-MP से NNP-FC कैसे निकालना, इसी को तो सर नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अभी करके आए हैं डिटेल में। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ किसकी? इनकम मेथड की। इसकी बात करते हैं इनकम मेथड की। तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब मान लो जी आप वेजेज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करता है? ये वेजेज की। ऑपरेटिंग इनकम की अगर मैं बात करता हूँ तो बाकी कौन से फैक्टर बच गए सर? एक तो लैंड बच गया, लैंड के लिए रेंट हो गया। एक कैपिटल बच गया, उसके लिए इंटरेस्ट हो गया। एक ओनरशिप, इंटरप्रेन्योर हो, उसके लिए प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब क्या है सर? ये तो हो गया एम्प्लॉयज़ का, तो दे दिया अलग से सेगमेंट निकाल के, और बाकी सभी की ऑपरेटिंग सरप्लस में डाल दिया, चाहे रेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, और साथ में क्या ऐड करना है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमारे पास इससे आ जाएगा नेट डोमेस्टिक इनकम। सर ये क्या होता है नेट डोमेस्टिक इनकम? अरे इसी को तो बोलते हैं क्या? NDP-FC। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं सर NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर ये आपने कैलकुलेशन कर ली ना, ये तीनों, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं रहता आपका। फिर इसमें ऐसा कोई नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये निकाल दिया GDP, ये NDP-FC निकाल दिया, GDP-MP निकाल दिया, उसके बाद तो वही कैलकुलेशन है जो पीछे हम करके आए थे। तो आपको याद क्या करना सर? प्रोडक्ट मेथड में ये पोर्शन, इनकम मेथड में ये पोर्शन, और एक्सपेंडिचर मेथड में ये पोर्शन करना है। ठीक है, और लास्ट में अगर निकालोगे ना आप तीनों से क्या हो जाएगा आपका? ये FC निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना कंप्लीट नेशनल इनकम के उसके कंसेप्ट और उसके मेजरमेंट। होप्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।